हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सेशन के अंदर में। मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स अपना योगदान भी दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहा हूँ 500 से ज्यादा बच्चों ने फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सेशन को लाइक कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को अपना जो है फ्रेंड्स योगदान दिया इस सेशन के अंदर में। तो ये सेशन पूरा उन लोगों को समर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये रहा। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1948 में आंतरिक विवाद के कारण औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था? ठीक है, 1948 में भंग कर दिया गया था मतलब उसको खत्म कर दिया गया था, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में इंटरनल डिस्प्यूट था। ठीक है, मुस्लिम लीग, इंडियन होम रूल लीग, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, नन ऑफ दी अबव। देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग जो है वो तो चलती रही, दो इसमें बढ़ गई थी, एक इंडियन मुस्लिम लीग, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई थी वो। ठीक है, इंडियन होम रूल लीग जो है वो 1920 में ही खत्म हो चुकी थी, कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी भी जो है फ्रेंड्स धीरे धीरे खत्म हो गई थी 1926 के अंदर में, क्योंकि जैसे चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई उसके बाद में वो धीरे धीरे खत्म ही हो गई। एक थी गदर पार्टी। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, गदर पार्टी जो है ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 1948 तक भी एक्टिव थी। ठीक है, आपको बता दो कैसे, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। एक्चुअल में फ्रेंड्स जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी इसकी स्थापना? सभी लोग एक्टिविटी करते रहेंगे, लिखते जाएंगे कमेंट में, कब हुई थी इसकी स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 के अंदर में। कहां पर में हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। एक नंबर यहां भी मिलेगा आप लोगों को, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहां पर में है? तो यूएसए के अंदर में, ये याद रख लेना। कभी अगर सैन फ्रांसिस्को ना है तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपको कहां पर में है वहां वो दे दिया जाए, यूएसए के अंदर में। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एक नंबर आप लोग जो है स्पीड में आंसर दे रहे हो एकदम। अब देखिए, गदर पार्टी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नंबर यहां मिल सकता है आप लोगों को। चलिए जल्दी से मुझे पढ़ के बताइए कौन थे इसके पहले अध्यक्ष। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे 1913 के अंदर में जब इसकी स्थापना हुई? तो सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल वन ऑफ द फाउंडर थे, ये याद रखना आप लोगों ने, और वो पहले महासचिव भी बने थे। लाला हरदयाल इसके फाउंडरों में से एक थे। ठीक है, फाउंडर्स में से एक थे, लेकिन वो पहले अध्यक्ष नहीं थे, ये याद रखना आप लोगों ने। और भी बहुत सारे लोग थे उसमें से, रास बिहारी बोस, ठीक है, करतार सिंह सराभा, ये सब लोग थे। अंग्रेजी राज का दुश्मन नाम का एक न्यूज़पेपर निकालते थे ये लोग। ठीक है, और ये पार्टी 1948 तक थी। 1948 के अंदर में ये डिसॉल्व हुई इंटरनल राइवलरी के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, काफी कम लोगों को पता है ये बारे में, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पीआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का नेशनल मूवमेंट के अंदर में आ सकता है ये पॉइंट, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, देखिए, भारतीय खिलाफत सम्मेलन, ठीक है, भारत खिलाफत सम्मेलन या फिर इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 नवंबर 1919 को। आपको बताना है कि इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर में अध्यक्ष किसको चुना गया था? आप लोगों को आई थिंक आंसर ही दिख जा रहा है, नहीं दिखा होगा तो अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं भारत खिलाफत सम्मेलन जो 1919 के अंदर में हुआ था, इसके अंदर में महात्मा गांधी जो थे इनको अध्यक्ष चुना गया। अभी खिलाफत सम्मेलन क्या है आप लोग समझिए। मैं हमेशा इस तरीके से एक इजी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, और यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में एक तुर्की नाम का देश है, तुर्की। वहां के जो बादशाह हुआ करते थे उनको खलीफा भी कहा जाता था, और उनको पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जैसे पोप होते हैं ना क्रिश्चियनिटी के अंदर में, वैसे ही पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर में एक नेता के रूप में उनको माना जाता था, मुस्लिम नेता। उनका अपमान कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उनके ऊपर में सैंक्शन लगा दिए गए थे, खलीफा का पद छोड़ने पर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो अलग अलग चीजें थी, ट्रीटीज, उनके ऊपर में बहुत सारी संधियां थोपी जा रही थी। तो पूरे दुनिया भर में अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, वैसा ही एक आंदोलन खलीफा के पक्ष में, खिलाफत आंदोलन भारत में भी हो रहा था। उसका अध्यक्ष किसको चुना गया? महात्मा गांधी को। अब देखिए फ्रेंड्स, ये था मुस्लिम एक आंदोलन, लेकिन फिर भी एक हिंदू को इसका अध्यक्ष चुना गया। महात्मा गांधी ने खुद ने जाकर वहां पर में प्रपोज किया था, ठीक है, कि उनका समर्थन है, और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, महात्मा गांधी को जब इसका अध्यक्ष बनाया गया तो इसका विरोध किसने किया? कोई बता सकता है?
बिल्कुल आएगा दिव्या कुमारी जी, सीट्स इसीलिए तो बचा ली गई है काफी सारी। ओके, तो महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनके अध्यक्ष बनने का विरोध किया था, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, जिन्ना ने इसका विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब महात्मा गांधी को क्यों बनाया अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है आप लोगों की, ठीक है। इवन ये आप लोगों का, मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों का जो है आपके जो 70वीं बीपीएससी उसके अंदर में भी पूछे जाने की संभावना है, DSSB के अंदर में, केवीएस के अंदर में, बहुत सारी जगह पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये सम्मेलन हुआ कहां पर में था? 23 नवंबर 1919 का जब गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो दिल्ली के अंदर में हुआ था। खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1919 को बॉम्बे में हुई थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहा हुई थी? दिल्ली के अंदर में हुई थी। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग थे इसके लीडर्स, अली ब्रदर्स थे, ठीक है। मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली अलग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, महात्मा गांधी, ये सब खिलाफत आंदोलन के नेताओं में से थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बीपीएससी सीडीपीओ के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, हो सकता है कहीं भी आप लोगों से पूछ ले। देखिए, आप लोगों में से आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि विधवा दहन, या जिसको आप लोग सती प्रथा भी बोलते हो, ठीक है, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा जो है, ये भारत के अंदर में इसका सबसे पहला सबूत कहां पर में मिलता है? किस शिलालेख पर सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि सती प्रथा हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बिहार के बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है 2018 के अंदर में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको मिला है, एरन नाम की एक जगह है, एरन नाम की एक जगह है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, वहां पर में ये मिला है। लेकिन वो शिलालेख या वो अभिलेख लिखवाया किसने था, किसका था वो, ठीक है। तो एरन शिलालेख जो है फ्रेंड्स, ये था भानुगुप्त का, गुप्ता वंश का एक शासक भानुगुप्त, उसने लिखवाया था, ठीक है, उसका था ये, ठीक है। तो उसमें हमको सबसे पहली बार जो है वो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख में आपको मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अराउंड 510 ईसवी सन का ये शिलालेख है। इससे पहले हमको सती प्रथा का कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। तो सती प्रथा का पहला लिखा हुआ जो है आपको सबूत एरन पिलर के ऊपर में मिला है, भानुगुप्त का एरन पिलर। ये भानुगुप्त कौन है? गुप्ता वंश जो था ना हमारे भारत के अंदर में, गुप्ता वंश, गुप्ता डायनेस्टी, उसका एक राजा था। ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि उसके बारे में जानकारी मिली नहीं है। लेकिन भानुगुप्त का जो है एक शिलालेख मिला है। ऐसे कई सारे राजा हुए जिनके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है इतिहास में, क्योंकि कोई ऐसा उनका समकालीन कोई लेखक बड़ा सा नहीं था, या किसी ने लिखा भी हो तो उनका वो प्रिजर्व नहीं हो पाया, संभाल के नहीं रख पाए, समय के साथ में खत्म हो गया। लेकिन भानुगुप्त का, जो कि गुप्ता वंश का ही एक शासक था, ठीक है, लेसर नोन है, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानते नहीं लोग। एरन पिलर उसका मिला है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहां पर में हमको सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख में सती का पहला जो है आपको साक्ष्य मिलता है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रख लो, एक एक नंबर आप लोगों को आगे बढ़ाता जाएगा, बहुत सारे लोगों से आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आप सभी लोग। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने टच करना चाहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने यहाँ पर में आंसर कर दिए फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सती प्रथा का पहला अभिलेख जो है आपको कहां पर में मिला था, तो एरन पिलर इंस्क्रिप्शन है भानुगुप्त का। अच्छा, ये एरन पिलर कहां पर में है, ये आप लोग मुझे बता देंगे कंटिन्यूअसली, कमेंट के अंदर में बताते जाइए आप लोग, एरन अभिलेख कहां पर में है, ठीक है। जूनागढ़ जो है फ्रेंड्स, ये गुजरात में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रुद्र दमन का वहां पर में मिला है, जिसमें आपको गुजरात के अंदर में जो सुदर्शन झील बनी थी उसका उल्लेख आपको मिलता है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का है, जो, ठीक है, हरिसेन ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, तो ये एरन जो है मध्य प्रदेश के अंदर में, ये याद रखना है ना फ्रेंड्स। अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पुस्तिका किसने लिखी है? अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पुस्तिका, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, अगर आप लोगों से बात करें हु रूट द पैम्फलेट, पैम्फलेट जो है एक पैम्फलेट मतलब पुस्तक से छोटा होता है, और ये आप लोगों का 63rd पीपीएससी के अंदर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने इसको लिखा था।
अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो उनका पूरा का पूरा जो ये था चौधरी रहमत अली का, नाउ और नेवर वी आर वी टू लीव द पेरिश फॉर एवर, ठीक है, मतलब हम जीना चाहते हैं या हमेशा के लिए मर जाना चाहते हैं, ये उनका बेसिकली नारा था, ठीक है। आर वी टू लीव और पेरिश फॉर एवर, मतलब क्या हम जीना चाहते हैं या फिर हम हमेशा के लिए मर जाना चाहते हैं, नाउ और नेवर, ठीक है। और इसी के अंदर में उन्होंने पाकिस्तान की उद्घोषणा की थी, पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, ठीक है। तो पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो है फ्रेंड्स कहा जाता है इसको, ठीक है, चौधरी रहमत अली की इस पुस्तक को। इसका टाइटल था इस पुस्तिका का, नाउ और नेवर, आर वी टू लाइव और पेरिश फॉर एवर, क्या हम जीना चाहते हैं, जीतते हैं, या हमेशा के लिए जीवित है, ठीक है, पेरिश फॉर एवर मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो 28 जनवरी 1933 को इन्होंने ये लिखा था। चौधरी रहमत अली जो है फ्रेंड्स लंदन में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट थे, उन्होंने लिखा था ये उस समय में अपने जवानी के दिनों में। इसको पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फ्रेंड्स ये 17 दिसंबर को हुआ था, 17 दिसंबर 1932 को। तो जो लोग गए थे, ऐसा तो है नहीं कि 17 दिसंबर को वो लोग गए कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और अगले दिन सुबह का जो है वो जहाज पकड़ के वापस आ गए। कुछ दिन रहते हैं ना लोग वहां पर में, ठीक है। तो जनवरी के अंदर में जो है फ्रेंड्स जो लोग वहां पर में रहे थे, रुके थे, उनके अंदर में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था ये उन लोगों के बीच में, रहमत अली ने, ठीक है, ये पैम्फलेट को। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये इसको पाकिस्तान डिक्लेरेशन बोला जाता है, नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिश फॉर एवर, ये इसका पूरा टाइटल था, ठीक है। चलिए, 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान घोषणा नामक पुस्तिका किसने लिखी और प्रकाशित की थी, ये क्वेश्चन भी बनता है। एक बार सभी लोग जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में कर सके। क्या आप लोग चाहते हो कि हम लोग एक टेस्ट भी ले ले कल, ठीक है, 1 बजे, एग्जैक्ट 1 बजे हम लोग जितना भी अब तक पढ़ा है उसकी फास्ट फॉरवर्ड टेस्ट, ठीक है, 50 क्वेश्चंस की, बहुत तेजी से, रफ्तार से, और आप लोगों को देख लिया जाए कि कितना आप लोगों को याद है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बीच बीच में इस तरीके के जो है ना डोज देना जरूरी है। और आज आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो है आप लोगों का एक नॉलेज कैप्सूल करके एक जो है जो हमारा सेशन होता है वो भी आयोजित होगा, ठीक है। चलिए, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग जो है फ्रेंड्स इसको करेंगे कल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का चौधरी रहमत अली, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौधरी रहमत अली, इसका टाइटल क्या था, नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिश फॉर एवर, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये मैंने आपको पेड क्लास के अंदर में भी पढ़ाया हुआ है। इन्होंने जो भी इसका आंसर है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध किया था, ये भी बता दीजिए आप लोग। इन्होंने जो है विरोध किया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो सर सैयद अहमद खान, और उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बनाई थी, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन नाम से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है फ्रेंड्स एक मुस्लिम सुधारक थे। उन्होंने 1875 के अंदर में, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसको ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी, 1875 में, ये याद रखना है आप लोगों ने। उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद, ठीक है, 1888 के अंदर में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हो सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। अच्छा, एक दो चीजें और बताना चाहूंगा आप लोगों को मैं, इसके अलावा भी सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी भारत में, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। साइंटिफिक सोसाइटी का बेसिकली मतलब है कि विदेशी जो पुस्तकें हैं उनको भारत में लाकर उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके उसको प्रचारित करना, जिससे कि विदेशी ज्ञान को भारत में बढ़ाया जा सके। आप लोग बताइए, विदेशी ज्ञान को जो है भारत में लाकर उन्होंने भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित करने की कोशिश की, ये एक सराहनीय कदम था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर में, सर सैयद अहमद खान ने, ओके।
तो यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने बनाई थी। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, आम्बेडकर ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा बी आर आम्बेडकर। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, कर्नल ऑलकोट और मैडम ब्लावत्स्की ने बनाई थी। और इंडियन यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये याद रखना है आप लोगों ने, सर सैयद अहमद खान ने बनाए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा, यहाँ पर मैं सही है आप लोगों का डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, वहां पर मैं वो टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, चलिए प्रीति सिंह जी जैसे ही उसके बारे में भी कोई पता चलेगा उसमें भी आपको पता चलेगा। स्क्रीन एचडी में करे सर, स्क्रीन एचडी में करे। मेरे तरफ से मैं कैसे, कहाँ से एचडी का बटन दबाऊ? इधर से आपके तरफ में है ना, उधर में रिजोल्यूशन चेंज करने का सेटिंग्स में जाओ उधर में। ठीक है, 1080p सेलेक्ट कर लो, 720p सेलेक्ट करो, 480 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए ना फ्रेंड, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? बताइए। देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन समझने में आप लोगों को समय लग जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर में जो राज्य है इसका मतलब आपका ये वाला राज्य का नहीं है। ठीक है, यहाँ जो राज्य है ना, इसका मतलब वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट वाला राज्य नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है एज अ कंट्री। ठीक है, कई राज्य भारत के संविधान में दो तरीके से इस्तेमाल किया गया है स्टेट का मतलब, एक एज अ होल कंट्री और एक जो स्टेट होते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह टाइप के, वैसे यहाँ पर में जो राज्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद के अंदर में, वहां पर में मतलब है पूरे देश में। ठीक है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब हमारी जुडिशरी कोर्ट, और कार्यपालिका मतलब जो भी सरकार होती है हमारी। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट है जैसे अभी, ठीक है, और बिहार में नीतीश गवर्नमेंट है, वैसे टाइप की कार्यपालिका। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप लोग बताइए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए अलग अलग? कार्यपालिका अलग हो, न्यायपालिका अलग हो, दोनों का काम अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो दोनों एक दूसरे के टांग का जो है काम में टांग अड़ाएंगे, या फिर एक दूसरे के साथ में साठ घाट कर लेंगे। ठीक है, मोदी जी बोलेंगे जो चीफ जस्टिस है उनको कि मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तुमको जो है वो बना दूंगा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद में, और चीफ जस्टिस बोलेंगे कि मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला दूंगा। सुना सुना सा लग रहा है यार, ऐसा हुआ हुआ है पास्ट में एक बार, अभी रिसेंट में 4-5 साल पहले। कोई बता सकता है कि ऐसा हुआ है? ठीक है, इनडायरेक्टली। अब ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि जजेस ने कम से कम, ठीक है, जजेस का ऐसा होना चाहिए कि भाई वो लोग राज्यसभा या फिर जो है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कम से कम 2 साल तक रिटायरमेंट के बाद में वो चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं बन सकते ये, या उनको मनोनीत भी नहीं किया जा सकता, ये रूल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, पीछे से सेटिंग हो जाती है। ठीक है, नहीं डीवाई चंद्रचूड़ नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ तो अभी वर्तमान में। ठीक है, इससे पहले की एग्जाम्पल है, अगर आपको याद आ रहा है तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 50 जो है ये कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में बंटवारा होना चाहिए काम का। अच्छा, ये आर्टिकल मैंने आपको क्लास के अंदर में जब पढ़ाया है, ठीक है, तो कैसे पढ़ाया है मैंने आपको, बताइए जल्दी से। हम्म, क्लास के अंदर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 50-50 काम का बंटवारा कर दो, आधे इधर आधे उधर। ठीक है, काम का बंटवारा 50-50 कर दो, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, बंटवारा कर दे तो 50-50, काम का बंटवारा 50-50 कर दिया। ठीक है, तो न्यायपालिका के काम अलग, कार्यपालिका के काम अलग। तो 50 आर्टिकल नंबर 50 ये याद रखना है आप लोगों ने, ऐसे काम का बंटवारा। ओके, 50-50 कर दो, तो आंसर इसका आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पूछा जा सकता है। और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आप लोगों के, वो आप लोगों को क्लासेस के अंदर में पढ़ाया है। ये पूरा आप लोगों का डीपीएसपी के अंदर में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट करके आर्टिकल नंबर 51 तक, पूरे के पूरे आपको पढ़ाया है मैंने, आर्टिकल नंबर 51 तक। ठीक है, सारे के सारे डीपीएसपी, और वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने टीआरई 4.0 का कोर्स लिया हुआ है, वो प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, और अभी भी जितने भी लोग नहीं है लिए हैं, मैं उनको भी बता दूं, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, जो भी आप लोगों के पास में जो मौका है अभी पढ़ने का, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों का, उससे पहले मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे आर्टिकल्स यहाँ पर मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए ना फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी जल्दी से आप लोग।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में बोला गया है कि विश्व युद्ध के वर्षों के दौरान भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना क्या चंद्रशेखर आजाद ने की थी क्या? अनुशीलन समिति के बारे में पूरा आपको पढ़ाया है मैंने, पूरा डिटेल के अंदर में। ठीक है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भाई प्रफुल्ल चाकी की मृत्यु हो गई थी 1909 के अंदर में। ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की। ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1922 के अंदर में हुई। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। तो ये तो हो ही नहीं सकता। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आयोजन किया? नहीं। ठीक है, उन्होंने नहीं किया था ये हिंदुस्तान, वो जो है आपके चटगांव आर्मरी रेड जो थी उससे संबंधित थे। तो ये सी और डी आप लोगों के गलत है। ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। युगांतर नाम का जो अखबार था उसके संस्थापक थे, बोल रहा है नहीं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके सारी की सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ पर में भगत सिंह जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, नौजवान भारत सभा की स्थापना। ठीक है। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो 1926 में भगत सिंह ने की थी नौजवान भारत सभा। सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में नौ भारत जो है नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा 1926 में किसने इसकी स्थापना की थी? ठीक है, भगत सिंह ने। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनी थी आप लोगों की, उसी का एक हिस्सा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला प्रस्ताव रखा गया था आप लोगों का 1900, ठीक है, 22 के अंदर में। ठीक है, 1922 के अंदर में। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1923 के अंदर में जो है इसकी एक अनाधिकृत रूप से स्थापना हुई। अधिकृत रूप से इसकी स्थापना 1924 के अंदर में हुई। तो अलग अलग जो है वो आप लोगों को मिलेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1922 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले बार में। 1923 में जो है इसका अनाधिकृत रूप से स्थापना हुई। 1924 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है। चलिए, युगांतर, जिसे जुगांतर भी कहा जाता है, बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, वो थे इसके संस्था, इसके ये, ठीक है, एडिटर या फिर उसके संस्थापक और उसके एडिटर। मैंने युगांतर के बारे में और जुगांतर के बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है नेशनल मूवमेंट वाले लेक्चर के अंदर में। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं फिर से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है। सर मैं अभी 4 दिन से अपने पापा को लेकर पटना हॉस्पिटल में हूँ और वहीं से आपकी क्लास देख रहा हूँ। देखिए सुमित सिंह जी, देखिए अपने पापा हॉस्पिटल में, लेकिन वहां से भी क्लास देख रहे हैं सुमित बेटा। लेकिन मैं आपको एक चीज भी कहूंगा कि अभी जो है ना क्लास आप देख रहे हो, लेकिन अपने पापा का ध्यान भी रखिए अच्छे से। ठीक है, दोनों जिम्मेदारी निभानी है हमें। जो है अपना जो जो पारिवारिक कर्तव्य है उसको भी निभाना है और अपने आप का डेवलपमेंट भी करना है। तो पारिवारिक कर्तव्य जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा लड़कियों से भी कहता हूँ कि अपने घर वालों को भी खुश रखिए, जो भी है, खाना बनाना है, जो भी करना है। ठीक है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। लड़कों को भी जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो करना है आपने। ठीक है, सबको खुश रखते हुए जो भी कर सकते हैं हम लोग, जो संभव है वो करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि परिवार में भी खुशियां बनी रहे और आप तरक्की भी कर सको, सारे लोग आपकी खुशियों से खुश हो। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। चलिए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, उसी का पार्ट बनाकर नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 के अंदर में। ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? ठीक है, स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। अब स्वराज पार्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए स्वराज पार्टी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में ही एक अलग पार्टी के रूप में बनी थी 1923 के अंदर में। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में बगावत जो लोग थे, जिन्होंने थोड़ी सी बगावत कर दी थी। ठीक है, कौन कौन लोग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जो है क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहते हुए ही अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी, स्वराज पार्टी। अब जब किसी में बगावत हो रही है, मान लो कि कांग्रेस में बगावत हो रही है, तो बीजेपी क्या करेंगी, उसको समर्थन देंगी, हम इसको समर्थन करते हैं करके। शिवसेना में बगावत हो रही है तो कोई दूसरी पार्टी उसको, दूसरे जो उसके विरोधी है वो उसको हवा देंगे और ज्यादा उसको जो है मदद करेंगे। ठीक है, होता है कि नहीं होता है एक दूसरे की पार्टी में? तो वैसे ही फ्रेंड, स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, उसको मजा आ रही थी, वाह वाह कांग्रेस जो है टूट रही है करके। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने उसका समर्थन किया स्वराज पार्टी का। वो स्वराज पार्टी के कुछ फायदे कुछ नुकसान अलग अलग थे, उसके ऊपर में हम नहीं जाएंगे। स्वराज पार्टी भी अच्छी पार्टी थी। ठीक है, इसने इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना उकसाने का काम कर रहे थे इधर से। ओके, चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके,
नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ब्लैंक में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब होता है कि सारी पार्टीज के लोग आए और भारत के लिए संविधान बनाने का काम करने की कोशिश करे। क्योंकि तुम्हारे चचा का लड़का था एक लॉर्ड बर्कन हेड, क्या नाम था उसका, लॉर्ड बर्कन हेड, उसने हमको चैलेंज दिया था, बर्कन बर्कन हेड, ठीक है, इसने हमको चैलेंज दिया। ये भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस समय में, भारत के मामलों का सचिव, लॉर्ड बर्कन हेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने हमको चैलेंज दिया कि तुम लोग अपना संविधान बना ही नहीं सकते करके। हमने बोले यार इसकी भैंस का अंडा, हमको चैलेंज करत रहे, ठीक है, हमको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो 1927 के अंदर में, ठीक है, एक सेशन चल रहा था, ओके। तो 1927 के अंदर में जो सेशन था फ्रेंड्स आपका, उसके अंदर में M.A. अंसारी अध्यक्ष थे, M.A., ठीक है, अंसारी अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इनके अध्यक्षता में, ठीक है, मतलब इन जब ये अध्यक्ष थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाया बनाया और बोला कि हम लोग क्या करेंगे, मुख्तार अहमद अंसारी इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाते हैं और एक संविधान बनाएंगे हम लोग। इसी के जरिए मोतीलाल जो नेहरू कमेटी थी उसका गठन किया गया था, ठीक है। तो मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है, इन्होंने लॉर्ड बर्कन हेड के जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया, बोला कि हम एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाकर संविधान बनाने का ट्राई करेंगे, संविधान का मसौदा बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब ये पढ़ना जरूरी क्यों है, जो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, हो सकता है आज आप लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहे हो, ठीक है, आज आप लोगों को टफ लग सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन आगे में जाकर जो है वो इजी लगेंगे, जैसे इन बच्चों को लगा है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। देख रहे हैं कल वो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, वैसा कुछ हुआ था, तो मेरा बहुत हेल्प हुआ सर आपके क्लास से। दानिश सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत क्लियर करके पढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन को ना ऐसा डील करते हैं उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा और मैंने जब क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया तो पहला रिएक्शन होता है कि क्वेश्चन कैसा आया है, उससे जब तक क्वेश्चन नहीं आती है वो हेजिटेशन बनी रहती है। बट जब मैंने क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, जब मैं ये तो पढ़ा है मैंने, ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उस हर एक क्वेश्चन में एक खासियत थी कि दानिश सर ने हर एक क्वेश्चन को टच कर रखा था। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, वो पेपर एग्जाम देते समय आपको याद करती थी कि सर ये कल पढ़ा रहे थे और आज ये हमारे पेपर में आ गया है। मैं आपकी क्लासेस देखती थी, रिकॉर्ड करके रखती थी और सारी चीजें मैंने पूरी देखी, मॉक टेस्ट दिए, खुद को आजमाया और एक यकीन जो आप पर बना, तो इंशाल्लाह आप कायम रहेगा सर। और आगे भी उम्मीद करेंगे आप और भी एग्जाम्स के लिए लाइए, बीपीएससी 70 बीपीएससी आया है, तो बच्चे को आप इंस्पायर करते हैं, आप एक मशाल बन करके आए हैं हमारी जिंदगी में। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने जो है अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार किया है टीचिंग परीक्षा के साथ में। आप लोग भी है, जितने भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, अभी भी समय है, अच्छे से मेहनत करिए। आप लोगों को अभी भी पुश कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअसली कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए। अब सिलेक्शन के साथ में जो है रैंक लाने की भी तैयारी है, ठीक है। ये पूरी लड़ाई आपकी सिलेक्शन के साथ रैंक की भी है, क्योंकि आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई के अंदर में पोस्ट कम कर दी गई। ऑब्वियसली बात है, वो चाह रहे कि टीआरई 4 के अंदर में ज्यादा पोस्ट रखे, लेकिन मान लो टीआरई 4 में से भी पोस्ट कम करने की कोशिश करे और टीआरई 5 के अंदर में बचाने की कोशिश करे, तो आपको क्या करना है, आपको उस समय में अपना रैंक लेकर आना है। इतना आप आगे रहिए, आगे आगे रहिए कि उधर में कुछ भी हो, ठीक है, पीछे से, ठीक है, 2000 3000 4000 पोस्ट कम भी हो जाए तो आप लोग सुरक्षित रहो, आप लोगों का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। और यही तैयारी टीचिंग परीक्षा करा रहा है। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड, नीचे में नंबर चल रहा है, या फिर आप लोग टीचिंग परीक्षा के इस वीडियो के नीचे में भी आप लोग देखोगे, ठीक है, दिवाली का ऑफर आप लोगों का, जिसके अंदर में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। उस लिंक के ऊपर में क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, नीचे में जो लिंक है आप लोगों की, ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आप लोगों को क्या होगा, आप लोग जो है जो भी आपको कोर्स चाहिए वो कोर्स के ऊपर में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कौन सा कोर्स चाहिए आपको, ठीक है, वो कोर्स के ऊपर में टू बाय कोर्सेस, इस लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। आप लोगों का बीपीएससी टीआरई कोर्सेस को खरीदना है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्सेस, ये कर सकते हो आप लोग। नीचे में आप लोगों को जो है फ्रेंड स्टोर का भी ऑप्शन अब आपको दिखाई देने लगा है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये स्टोर के ऊपर में से भी आप कोई भी कोर्स ले सकते हो जो भी आपको लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर में जाते जाइए, आपको जो भी कोर्सेस चाहिए वो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो आप सभी, ठीक है। जैसे ये बीपीएससी का कोर्स है, केवीएस है, जो भी आपको लेना है, ठीक है, उसके ऊपर में क्लिक करोगे, एक लिंक खुल जाएंगी आप लोगों की, उसके ऊपर में जो भी कोर्स चाहिए आपको उस कोर्स उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ये 3 चीजें अच्छे से भरनी है, पेमेंट करना है और 10 सेकंड के अंदर आपका कोर्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इतना आसान है, ठीक है, इतना आसान।
तो आप लोग अभी के अभी इस चीज का फायदा उठा सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो ही आगे रहोगे। ये तैयारी सिलेक्शन के साथ रैंक की भी है। कल 1 बजे आप लोगों की महा टेस्ट होंगी यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। सब कुछ पढ़ के आइए आप लोग, जितने भी सेशंस हुए अब तक के वो सारे सेशंस पढ़कर आइए, अच्छे से रिवीजन करके आइए उनका। और आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ में इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में, ठीक है। तो उससे भी आप लोग पढ़िए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग अक्सर भूल जाते हो, ठीक है, उनको मैं वहां पर मैं कल सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा 50 क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। अगर रेडी है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा बिल्कुल रेडी है करके आप लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।